नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर आज देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है नेताजी का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत है सुनिश्चित। मथुरा रिफाइनरी की तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। तेल चोरी करने वालों के खिलाफ रासुका और एनएसए की कार्यवाही करने का लिया गया फैसला। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। ठंड के साथ बारिश के भी बने आसार। मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की जताई है संभावना। और उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने ली 6 लोगों की जान। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी और एक अन्य युवक को कुचलने के बाद मारुति कार में मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इसी पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान दिए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह ये क्रम जारी रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, 21 जो अनाम द्वीप हैं, जो बड़े बड़े अनाम द्वीप हैं जो अंडमान के, उन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेंगे और उनके कमलों से उद्घाटन होगा। और शाम में इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें भक्ति संगीत, राष्ट्र के नाम से राष्ट्रगीत और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है। दरअसल ये कदम हमारे नायकों के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कईयों ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान करने के लिए 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान पीएम द्वारा रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साल 2023 से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे, जहां महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उसी दिन बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी। ये बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विभिन्न 6 श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये श्रेणियां हैं कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
राजधानी लखनऊ में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्य समिति बैठक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए 2/3 बहुमत के बाद यूपी में पहली बार किसी ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दोबारा सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विजेता के भाव से आगे बढ़ना चाहिए और भाजपा का विजय रथ बरकरार रखना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही प्रदेश के 762 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को अपने सामर्थ्य और कुशलता का परिचय देना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश में या देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और आज एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जो देश और प्रदेश में आगे बढ़ रही है वो बढ़े। सारे विपक्षी, चाहे वह भाजपा के विरोध में किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हों, वह भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को सहन नहीं कर पा रहे हैं और अंदर अंदर सब एकजुट रहते हैं, बाहर से थोड़ा अलग दिखते हैं। लेकिन इसीलिए हम सब लोगों ने एक नारा दिया है कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। आज की बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के विषय थे, उसको कार्य विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने अलग अलग सत्रों के माध्यम से चर्चा की। चाहे G20 से जुड़े विषय हों, डाटा प्रबंधन से जुड़े विषय हों या हमारे संगठनात्मक विषय हों, सारे विषयों पर चर्चा की है। और अब जिलों की बैठकों के माध्यम से उन विषय को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आज की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। प्रस्ताव की कॉपी आप लोगों को मिले, एक प्रस्ताव पारित किया है वर्तमान परिस्थितियों में। और जो भी पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, हमारी केंद्रीय पार्टी के कार्य समिति की बैठक में एजेंडे थे, उन सारे एजेंडों पर चर्चा करके नीचे तक आगे बढ़ाने का क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम सभी बैठकों में अपने कार्यक्रम, अभियान, उनकी चर्चा करते हैं और जो आगामी प्रस्तावित कार्यक्रम है कैसे उन लोगों को सफलतापूर्वक उन्हें लागू किया जाए, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली के सांसदों और विधायकों के साथ उनके क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र विकास के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया है। इस मंत्र को अपनी कार्य योजना में उतारने का ही परिणाम है कि विगत 5.5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। देश और विदेश के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनी है और देश दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित है। ये बदलाव देश एवं राज्य के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में आगामी 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। यूपी को उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तराई क्षेत्र में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में इको पर्यटन का विकास कर रही है। राजधानी लखनऊ में लखीमपुर खीरी के सांसदों और विधायकों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में एयर स्ट्रिप का विस्तार किया जाएगा तथा वहां पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली नदियों को चैनलाइज किया जाना चाहिए। इस कार्य से वहां का इकोसिस्टम बेहतर होगा। लखीमपुर खीरी के जंगल के किनारे के क्षेत्रों में जहां लोगों के आवास और खेत हैं, वहां फेंसिंग कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डीजीपी और आईजीपी के 97वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो नई तकनीक है उसके मुताबिक पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, उसका उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा के आदान प्रदान को सुलभ बनाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि पुलिस बलों को बायोमेट्रिक जैसी तकनीक का अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को भी मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने पुरानी आपराधिक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश की, जहां जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों के बार बार दौरे आयोजित करके सीमा के साथ साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा की, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की ओर से वशिष्ठ सेवाओं के पुलिस पदक वितरित करने के बाद सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने की चुनौतियों और साइबर सुरक्षा शामिल है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों की मथुरा रिफाइनरी तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर सीएसएफ बल और मथुरा पुलिस फायर सेवा के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन मथुरा में किया गया। बैठक में मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि रिफाइनरी पाइपलाइन से तेल चोरी करने वालों के खिलाफ रासुका और एनएससी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तेल माफिया की चल अचल संपत्ति भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा रिफाइनरी की जिलेवार में होकर गुजरते वाली पाइपलाइन की सुरक्षा, तेल चोरी की घटनाओं पर अंकुश के साथ ही अन्य दिक्कतों को लेकर मीटिंग हुई। तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन 8 जिलों में शामिल किया गया जो आकांक्षी जिले थे। शिक्षित फतेहपुर होगा तो विकसित तो अपने आप हो जाएगा। आकांक्षी जनपद में अगर सरकार ने इसको ध्यान दिया है तो मुझे लग रहा है कुछ फतेहपुर के लिए बेहतर हो सकता है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिनों से ठंड के साथ बारिश के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की संभावना जताई है। उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है, जहां मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप अधिक नहीं होगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर 26 जनवरी से 1 फरवरी तक शीतलहर चल सकती है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी सोमवार व मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बदली और बारिश का अनुमान जताया है। मौसम में ये बदलाव अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में विकसित पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं।
तो यूपी के जनपद उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक साथ 6 लोगों की मौत की सूचना से हड़कंप मच गया। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटे समेत एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। यही नहीं, बगल में ही खड़ी एक मारुति कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मारुति कार डंपर में फंसकर कुछ दूर गई और डंपर के साथ ही खंती में चली गई। मारुति कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार विमलेश तिवारी अपनी भतीजी का तिलक चढ़ाने कानपुर जा रहे थे। आसपास मौजूद लोगों और चौराहे पर खड़ी पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद एसपी, एएसपी व सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल व एसडीएम और एडीएम व कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंचा। बाद में क्रेन की मदद से डंपर की चपेट में आए लोगों के शव निकाले गए। शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है वहां पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियां जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। देश में आलू आधारित उद्योग को बढ़ाने और आलू भंडारण में नई तकनीकी अपनाने के लिए कन्नौज जिले में उत्तर प्रदेश कोल्ड एसोसिएशन के बैनर तले एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से आए कोल्ड मालिकों ने भाग लिया। जहां सेमिनार में जिला उद्यान विभाग के निदेशक आर.के. तोमर भी शामिल हुए। जहां सेमिनार में कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आलू भंडारण संबंधित समस्याओं को निदेशक उद्यान विभाग के सामने रखा। आलू कोल्ड मालिकों की समस्याओं को सुनकर निदेशक उद्यान विभाग ने सब कोल्ड मालिकों को जल्द समस्या निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। मीडिया से बात करते हुए उद्यान विभाग के निदेशक ने बताया कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट चल रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज से आए कोल्ड स्टोरेज मालिकों को आलू आधारित उद्योग आधुनिक तकनीक से कोल्ड निर्माण से इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जितने हमारे शीतगृह स्वामी हैं, कितना निवेश कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी छूट है, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया कि नया कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, एक्सपेंशन करना हो, राइपनिंग चैम्बर लेना हो, ग्रेडिंग लगाना हो, पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित जितने भी अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके विकसित करने के लिए आपका आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा शीतगृह स्वामी इसमें प्रतिभाग करें और हमारे जो जनपदीय अधिकारी हैं वो इनके साथ सहयोग करके उसका पंजीकरण कराएं और जो निवेश है उसको आकर्षित कराएं। इन योजनाओं को बता करके, समझा करके किस तरह से इसका फायदा ले सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश में आलू से संबंधित, आलू के विकास के लिए, आलू ही नहीं बल्कि साग भाजी और अन्य फल हैं, जिससे ज्यादा कोल्ड चेन का निर्माण हो सके। बिल्कुल बराबर निरंतर कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं और पहले जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट भी हो रही है जगह जगह और उसके बाद जो बड़ी इन्वेस्टर मीट 10-11-12 को है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शीतगृह उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ से बड़े एमओयू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार निवेश का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रदेश की छवि विदेशों में भी सुधरी है और भारतीय और विदेशी निवेशक अभूतपूर्व संख्या में उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। फरवरी माह में कानपुर देहात में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया। अब तक 2600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। उद्योग जगत, बैंकर्स और व्यापारिक समुदाय का प्रदेश में विश्वास बढ़ रहा है। जहां प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस विकास पर है, जहां प्रदेश सरकार अपनी जीएसडीपी को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कृषि तथा कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए भी सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन निवेशकों को स्टार्टअप के तहत भी आमंत्रित कर रही है, जहां लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों के लिए भी कानपुर देहात में बेहतर अवसर पैदा हो रहे हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज वन रेंज इलाके में शारदा सहायक नहर की सागरा रजवासा में फंसी 7 फीट 8 इंच लंबी संरक्षित प्रजाति की गंगेटिक डॉल्फिन मछली को गंगा नदी में छोड़ा गया। जहां नहर में 4 दिन से फंसी इस गंगेटिक डॉल्फिन मछली का लखनऊ से ITSA की 5 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू किया। जहां डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बताया कि डॉल्फिन 7 फीट
8 इंच लंबी मादा है। डॉल्फिन मछली को कालंकर में डॉक्टर्स द्वारा जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद गंगा में छोड़ा गया। इस दौरान लगातार वन विभाग की टीम करती रही निगरानी। जहां शनिवार को सगरा रजवाहा में गहरी में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में डॉल्फिन फंस गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद कॉम्बिंग शू कर डॉल्फिन मछली को रेस्क्यू करने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पहले 2 साल पहले प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना इलाके में गुजरी शारदा सहायक की जलशाखा में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन मछली को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला था। रेस्क्यू करके और भी उनके सहयोग से गंगा में उसको मेडिकल चेकअप करा करके और गंगा में छोड़वा दिया गया, एकदम स्वस्थ। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्रकारों से कहा कि अप्रैल साल 2022 से तेल के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। दिसंबर साल 2021 से दिसंबर साल 2022 तक भारत में डीजल के दामों में मात्र 3% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर रखी है, इसीलिए दाम स्थिर बने हुए हैं। दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 तक इंडिया में डीजल प्राइस सिर्फ 3% बढ़ा। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 34%, कनाडा में 36% और बाकी जगह के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। केंद्रीय सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में हम लोग जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑन 2 ओकेजन नीचे लाया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उन्होंने भी अपना वैट जो है परसेंटेज लगता है उन्होंने भी कम किया। ताजनगरी आगरा में आयोजित 4 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गई, जहां एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत हासिल करने वाली टीम और खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र पुरस्कृत किया गया। 19 जनवरी से शुरू हुई सांसद खेल स्पर्धा में 25,000 छात्र छात्राओं द्वारा भाग लेकर हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तलवारबाजी, कराटे, ताइक्वांडो, रस्साकशी, लंबी कूद, कबड्डी, क्रॉसबो सहित 37 खेलों के मुकाबले खेले गए, जहां प्रतियोगिता में दिव्यांग युवाओं द्वारा भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सांसद खेल स्पर्धा के शानदार आयोजन और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा भाग लेने पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मजबूती देने के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उससे आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि खेल में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल स्पर्धा उत्तम साधन है। उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक सांसद खेल स्पर्धा की है, जिसमें 34 खेलों में हजारों एंट्री थी। मैराथन में 30,000 लोग थे और उसके अलावा कम से कम 25,000 लोगों ने खेल में पार्टिसिपेट किया। एंट्रीज बहुत हुई। इस बार हमने 12 गेम बढ़ाए हैं, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1200 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, देन रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इसके अलावा जूडो, कराटे, कुंग फू, शतरंज और नया गेम क्रॉस बो। इसके अलावा हम लोगों ने लॉन टेनिस और उसके अलावा फेंसिंग, तलवारबाजी को भी शामिल किया। खो खो भी है, कबड्डी भी है इस प्रकार से, और कुल मिला के 25,000 छात्रों ने, खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खेल संप्रदाय में हमारा काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें कि हमने 19 से लेकर 22 जनवरी तक हमने ऐसा खेला। फर्स्ट सेकंड मैचेस होने के बावजूद भी हम लास्ट फाइनल में वो पहुंचे, ताकि हमारे सर का सपोर्ट इतना अच्छा रहा और हमने जितना खेला वो सब बहुत अच्छा, फर्स्ट प्लेस भी पड़ी हमारी। और हम यही चाहेंगे आगे और भी ऐसे खेल हो, ताकि हम देश का नाम रखें। और आइए देखते हैं दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ला के दूसरे पड़ाव में आकांक्षी जनपद सोनभद्र से एक रिपोर्ट। कहने को बिंद की इन पहाड़ियों के बीच से सोन नदी का अथाह पानी बहता है।
लेकिन आसपास के जो गांव थे वर्षों से प्यासे थे। हर घर की एक मानव दिवस जो है पूरे दिन स्वच्छ पेयजल इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। लेकिन भारत सरकार की नमामि गंगे योजना हर घर नल से जल लेकर के आई है। ये इतना बड़ा यहाँ पर संयंत्र लगाया गया है। सोन नदी से पानी लिफ्ट करके हर घर में नल से जल दिया जा रहा है। पूरे गांव में पहले तो एक ही कुआं था, सभी लोग इसमें जाते थे, भरते थे। अब तो घर पे पानी मिल रहा है पीने के लिए। पहले तो बहुत तकलीफ थी साहब, हम लोग नदी से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। अभी तो घर पे शुद्ध पानी आ रहा है आरओ का। बहुत दिक्कत रहा है या बढ़िया पानी मिला था। बहुत दिक्कत है, पानी ढोया होता है टकारे पर से लाल पानी आवत रहा है, तो बहुत बढ़िया हो गया। बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं जल को लेकर, तो सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले फर्स्ट फेज में इस जनपद को बुंदेलखंड के साथ लिया गया है। कुल 12 परियोजनाएं इस समय संचालित है और पूरे जनपद को हम कवर कर रहे हैं। आकांक्षी जनपद के तहत इसको लेकर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पॉइंट दिया और उसकी नियमित समीक्षा की, उसका परिणाम भी दिख रहा है। जब से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से आप देखें, पहले अभी डीएमएफ का एक फंड यहाँ क्रिएट हुआ। उस फंड से हम सब लोग आज जिले में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी जरूरी है उसको कर पा रहे हैं। एक सोच सरकार की, एक दृष्टिकोण सरकार का, एक दूरदृष्टि सरकार की, उसने इस समस्या को घर के सामने ही समाधान किया। एक बड़ी परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना, कहीं न कहीं लोगों के जीवन को, जिसमें बहुत ही कठिनाइयां थी, उसको आसान किया है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीजी न्यूज, सोनभद्र। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत है सुनिश्चित। मथुरा रिफाइनरी की तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। तेल चोरी करने वालों के खिलाफ रासुका और एनएससी की कार्रवाई करने का लिया गया फैसला। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, ठंड के साथ बारिश के भी बने आसार। मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की जताई है संभावना। और उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने ली 6 लोगों की जान। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी और एक अन्य युवक को कुचलने के बाद मारुति कार में मारी टक्कर। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।